नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द सिकाडास 3301 मिस्ट्री। नमस्ते। हाँ, सिकाडा 3301 नाम सुनते एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है ना। बिल्कुल, ये कहानी है इंटरनेट पर पोस्ट की गई एक अजीब, एकदम कॉम्प्लेक्स पजल की, जिसने दुनिया भर के बेस्ट कोड ब्रेकर्स को चैलेंज किया। हाँ, और चैलेंज भी कैसा, मतलब सिर्फ ऑनलाइन नहीं था। वही तो, ये सिर्फ एक ऑनलाइन गेम नहीं था, ये असली दुनिया तक फैल गया था। कुछ लोग तो इसे इंटरनेट का सबसे भयानक और अनसुलझा रहस्य भी कहते हैं। सोच के ही थोड़ा अजीब लगता है ना? अजीब से कहीं ज्यादा। इसमें जो लेवल्स थे, जो दिमाग लगाया गया था, वो हैरान करने वाला है। आज हम इस पजल की गहराइयों में उतरेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ जानकारी भी है इस पर ना। हाँ, मतलब कुछ नोट्स हैं उन लोगों के जिन्होंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, जैसे कॉनर टम्बलसन। एक डिटेल वॉक थ्रू है पहले पजल का बॉक्स एंड ट्रिक से। फिर मार्कस वैनर का इंटरव्यू भी है। ये उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने पहला पजल सॉल्व किया, और तब वो सिर्फ 15 साल के थे। इमेजिन करो। 15 साल, कमाल है। और जाहिर है, रेडिट की डिस्कशंस जहां हजारों लोग मिलकर इसके टुकड़े जोड़ रहे थे। हमारा मिशन है इस मल्टी लेयर्ड पजल की परतों को खोलना और समझने की कोशिश करना कि इसके पीछे आखिर है कौन और उनका मकसद क्या हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी शुरू होती है 5 जनवरी 2012 को। इंटरनेट का एक कोना है 4chan। वहां के एक्स पैरानॉर्मल बोर्ड पर एक इमेज पोस्ट होती है। हाँ, 4chan का एक्स बोर्ड वैसी ही अजीब जगह है अपने आप में। सही कहा। तो वहां एक इमेज आती है, बिल्कुल सिंपल सी इमेज, काला बैकग्राउंड, उस पर सफेद टेक्स्ट। और टेक्स्ट भी बड़ा इंट्रीगिंग था। हाँ, टेक्स्ट में लिखा था, हेलो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स। टू फाइंड देम वी हैव डिवाइज्ड अ टेस्ट। देयर इज अ मैसेज हिडन इन दिस इमेज। फाइंड इट and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it all the way through. Good luck. 3301। बस इतना ही। और नीचे सिग्नेचर जैसा 3301। मतलब क्या था इसका? कौन लोग थे ये? क्या ढूंढ रहे थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। पहली चुनौती थी इस इमेज में छुपे मैसेज को ढूंढना। हाँ। लोगों ने फौरन काम शुरू कर दिया। टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर, हेक्स एडिटर जैसे टूल्स यूज किए गए इमेज के अंदर झांकने के लिए। कुछ मिला उससे? और मिला भी। इमेज के रॉ डेटा में एक लाइन छिपी थी, टाइबेरियस क्लॉडियस काइजर सेज। सीजर, मतलब रोमन एम्परर। इससे क्या क्लू मिला? ये सीधा इशारा था सीजर साइफर के तरफ। ये एक पुराना और सिंपल इंक्रिप्शन मेथड है जिसमें हर लेटर को अल्फाबेट में कुछ जगह आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा। यहाँ टाइबेरियस क्लॉडियस सीजर के नाम से ही क्लू था। डिकोड करने पर पता चला कि +4 का शिफ्ट यूज हुआ था। अच्छा, तो उस हिडन टेक्स्ट को सीजर साइफर से डिकोड करने पर क्या निकला? कोई मैसेज? डिकोड करने पर मिला एक एमगर लिंक, m9syk.jpg। सब लोग एक्साइटेड हो गए कि आगे का रास्ता मिल गया। लिंक खोला होगा फौरन। हाँ, लेकिन लिंक खोलने पर सामने आई एक बतख की फोटो, और उस पर लिखा था, वुप्स, जस्ट डिकॉयज दिस वे, लुक्स लाइक यू कांट गेस हाउ टू गेट द मैसेज आउट। मतलब मजाक था ये, एक डिकॉय? सारी मेहनत बेकार? शुरू में तो ऐसा ही लगा, लेकिन इस डिकॉय ने भी एक सटली इशारा छोड़ा था। मैसेज में गेस और आउट शब्द इस्तेमाल हुए थे। गेस और आउट। इससे कुछ चातुर लोगों को आउट गेस नाम के टूल का ख्याल आया। आउट गेस एक स्टेगनोग्राफी टूल है। स्टेगनोग्राफी, वो क्या होता है? स्टेगनोग्राफी का मतलब है किसी फाइल जैसे इमेज के अंदर डेटा को इस तरह छुपा देना कि ऊपर से देखने पर पता ही ना चले। बेसिकली हिडन राइटिंग। कमाल है। मतलब डिकॉय के अंदर भी क्लू छुपा था। तो जब उस बतख वाली इमेज पर आउट गेस चलाया गया, तब असली मैसेज मिला होगा। हाँ, इस बार जो मैसेज मिला वो असली था। उसमें दो चीजें थी, एक रेडिट का लिंक R2E7AJ6C7HZ और एक बुक कोड। रेडिट लिंक और बुक कोड। हाँ, कोड इस तरह का था, 1.20, 2.3, 3.5, और ये लिस्ट काफी लंबी थी। बुक कोड, ये क्या होता है? पहली बार सुन रही हूँ। बुक साइफर एक तरीका है मैसेज एन्क्रिप्ट करने का, जिसमें नंबर्स किसी खास किताब के पेज, लाइन, वर्ड या लेटर को पॉइंट करते हैं। जैसे 1.20 का मतलब हो सकता है पहली लाइन का 20वां अक्षर। अच्छा। इसे डिकोड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किताब इस्तेमाल हो रही है। तो अब सबके सामने अगला टारगेट था वो रेडिट पेज और ये बुक कोड का राज। ओके,
तो लोग पहुंचे उस रेडिट पेज पर। सब रेडिट का नाम अजीब था, A2E7J6IC780J। और पेज पर क्या था, वहां क्या मिला? पेज भी अजीब था। हेडर में कुछ मायन न्यूमरल्स बने हुए थे। टाइटल भी वही अजीब सा, A2E7J6IC780J। पोस्ट में सिर्फ जिब्रिश टेक्स्ट की लाइंस थी, मतलब बेमतलब के अक्षर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कुछ नहीं? और 2 इमेजेस पोस्ट की गई थी, एक का नाम वेलकम और दूसरी का प्रॉब्लम्स। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक और पहेली। माय गॉड, ये तो लेयर बाय लेयर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। बिल्कुल अंधेरा था वहां। पहले लोगों ने वेलकम इमेज को टारगेट किया, उस पर आउटकेस्ट चलाया गया, और इस बार एक पीजीपी साइंड मैसेज मिला। पीजीपी साइंड? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। मैसेज में एक पीजीपी की आईडी दी गई थी, 7A305090F, जो MIT की सर्वर पे पब्लिकली अवेलेबल थी। पीजीपी की? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका फायदा क्या था? पीजीपी प्रिटी गुड प्राइवेसी एक इंक्रिप्शन प्रोग्राम है। की होने का मतलब था कि अब से सिकाडा 3301 जो भी मैसेज भेजेगा वो इस की से डिजिटली साइंड होगा। इससे कोई भी वेरीफाई कर सकता था कि मैसेज असली है या किसी ने फेक बनाकर पोस्ट कर दिया है। अच्छा, ऑथेंटिसिटी के लिए। स्मार्ट। हाँ, ये जरूरी था क्योंकि अब ये पजल फेमस हो रहा था और मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का खतरा था। समझ गई। सिक्योरिटी का इंतजाम था। और दूसरी इमेज प्रॉब्लम्स वाली, उसका क्या राज था? वो एक स्टेरियोग्राम इमेज थी। अगर आप उसे एक खास तरीके से देखें, आंखों को फोकस करके, तो एक 3D इमेज दिखती है। ओह, वो मैजिक आई जैसी? हाँ, वैसी ही कुछ। इस केस में होली ग्रेल जैसा कुछ नजर आ रहा था। इस इमेज पर भी आउटगेस्ट चलाया गया और मैसेज मिला, द की हैज ऑलवेज बीन राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, स्टॉप मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट। मतलब क्लू सामने ही था, लोग उसे मिस कर रहे थे। सामने? हाँ। कहाँ? उस रेडिट पेज पे तो सिर्फ मायन नंबर्स और जिब्रिश था। कहाँ थी की? वही तो, की उन्हीं मायन न्यूमरल्स और सब रेडिट के टाइटल में छुपी थी। हेडर के मायन न्यूमरल्स थे 10, 2, 14, 17, 19 वगैरह, और सबरेडिट का टाइटल था A2E7J6IC780J। तो इनका कनेक्शन था? हाँ, जब इन दोनों को लाइन से रखा गया तो पैटर्न दिखा। मायन 10 टाइटल के पहले कैरेक्टर ए के लिए था, मायन 2 दूसरे कैरेक्टर 2 के लिए, मायन 14 तीसरे कैरेक्टर ई के लिए, और इसी तरह आगे। अच्छा। सबरेडिट के साइड बार में टाइटल का एक लंबा वर्जन भी था, 10, 2, 14, 7, 19, 6, 18, 12, 7, 8, 17, 0, 19, 7, 14, 18, 14, 19, 13, 0, 1, 2, 0। ओह, ये तो काफी क्लेवर था। नंबर्स को टाइटल से जोड़ दिया तो ये नंबर्स की बन गए। अब इसका क्या करना था? वो जिब्रिश टेक्स्ट डिकोड करना था? एग्जैक्टली। अब इस्तेमाल हुआ विजनेयर साइफर का। ये सीजर साइफर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें एक पूरा कीवर्ड यूज होता है इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। कीवर्ड यही नंबर्स थे? हाँ, यहाँ वो मायन नंबर्स 0 इक्वल टू A, 1 इक्वल टू B, 2 इक्वल टू C, 10 इक्वल टू K, ऐसे को लेटर्स में बदला गया, जिससे कीवर्ड बना KCOHTGSMIRETH OSOTNBCA। इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके रेडिट पेज पर जो जिब्रिश लाइंस थी उन्हें डिकोड किया गया। डिकोड हो गया? और डिकोड होने के बाद उन लाइंस में क्या निकला? वो बुक मिल गई जिसका कोड शुरू में मिला था। डिकोड करने पर किंग आर्थर और उसके नाइट्स की कहानी मिली। ये टेक्स्ट थॉमस बुलफिन्स की मिथोलॉजी और माबिनोगियन जैसे पुराने ग्रंथों से लिया गया था। किंग आर्थर? हाँ। अच्छा। एक छोटी सी लेकिन परेशान करने वाली चीज ये थी कि टेक्स्ट में कुछ जगहों पर डबल स्पेसेस थे। इन्होंने सॉल्वर्स को काफी कंफ्यूज किया कि कहीं इनका भी कोई मतलब तो नहीं। देखा कितनी डिटेलिंग थी। हाँ, मतलब हर चीज पर ध्यान देना था, कोई भी डिटेल मिस नहीं कर सकते थे। तो अब वो किंग आर्थर वाला टेक्स्ट मिल गया और वो शुरू वाला बुक कोड 1.20, 2.3। हाँ, अब उसका टाइम आया। करेक्ट। अब वो बुक कोड जैसे 1.20 मतलब पहली लाइन का 20th कैरेक्टर, 2.3 मतलब दूसरी लाइन का तीसरा कैरेक्टर, इस किंग आर्थर वाले टेक्स्ट पर अप्लाई किया गया। हर कोड से एक एक कैरेक्टर निकाला गया और उन्हें जोड़ा गया। धीरे धीरे मैसेज बन रहा था। हाँ, जब सारे कैरेक्टर्स जुड़ गए तो एक नया मैसेज बना। और वो मैसेज क्या था? सस्पेंस बढ़ रहा है। फोन नंबर था क्या? वो मैसेज था, कॉल अस एट अस टेलीफोन नंबर 214-390-9608, यानी एक फोन नंबर 214-390-9608। मिल गया नंबर। इमेजिन करो, एक इंटरनेट पजल जो इमेज से शुरू हुआ, स्टेगनोग्राफी, साइफर्स से होता हुआ
अब एक फोन नंबर तक पहुंच गया था। ये तो किसी स्पाई मूवी जैसा लग रहा है। बिल्कुल, थ्रिलर मूवी जैसा फील था पूरा। लोगों ने कॉल किया होगा उस नंबर पर। क्या हुआ फिर? क्या सुनाई दिया? बिल्कुल किया, और जब कॉल किया तो एक रिकॉर्डेड आवाज सुनाई दी। मैसेज था, वेरी गुड, यू हैव डन वेल। देयर आर 3 प्राइम नंबर्स एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com to find the next step. Good luck. Goodbye. 3 प्राइम नंबर्स ओरिजिनल इमेज से 3301 तो शुरू में ही था। हाँ। बाकी 2 कैसे मिले? ये कहाँ से आए? याद है वो पहली इमेज जो 4chan पर पोस्ट हुई थी? हाँ। उसका साइज यानी डायमेंशंस थे 509 x 503 पिक्सल्स। अच्छा, डायमेंशंस। और 509 और 503 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अरे वाह, ब्रिलियंट। डायमेंशंस में प्राइम नंबर्स छुपाए थे। तो 3 प्राइम नंबर्स मिल गए, 509, 503 और 3301। हाँ, तो मैसेज के हिसाब से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना था। हाँ, 509 गुणा 503 गुणा 3301। रिजल्ट आया 845145127। और मैसेज में कहा था कि इस नंबर के आगे .com लगा दो। हाँ। तो बन गई एक वेबसाइट 845145127.com। एक और पढ़ाओ। हाँ। उस वेबसाइट पे क्या था? सीधा अगला क्लू? वेबसाइट पर जाने पर एक काउंटडाउन टाइमर चल रहा था और एक सिकाडा, वो कीड़ा की इमेज थी। फिर से इमेज, मतलब फिर से आउटगेस? बिल्कुल सही गेस। इमेज पर फिर से आउटगेस चलाने का सोचा गया, और सही सोचा। उससे अगला इंस्ट्रक्शन मिला, चेक बैक एट द 17.00 ऑन मंडे 9 जनवरी 2012 UTC। अब इंतजार करना था। मतलब टाइम दिया गया था। और जब टाइम पूरा हुआ, काउंटडाउन खत्म होने पर वेबसाइट पर क्या बदलाव आया? काउंटडाउन खत्म होते ही वेबसाइट बदल गई। नई इमेज आई और उस इमेज में आउटगेस से एक बिल्कुल नया मोड आया। दुनिया भर के 14 अलग-अलग जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स? दुनिया भर के? हाँ, लोकेशंस थीं वॉर्सो पोलैंड, पेरिस फ्रांस, सोल साउथ कोरिया, हवाई, मायामी, न्यू ऑर्लिन्स, सियाटल, एरिजोना, कैलिफोर्निया में कई जगह, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सोच के देखो, ग्लोबल लेवल पर। बाप रे, मतलब अब लोगों को उन जगहों पर जाना था। पजल इंटरनेट से निकलकर सड़कों पर आ गया। एग्जैक्टली। यही वो मोमेंट था जब सबको एहसास हुआ कि ये कोई मामूली ऑनलाइन गेम नहीं है। लोग उन कोऑर्डिनेट्स पर गए और वहां उन्हें क्या मिला? क्या मिला? कोई बॉक्स, कोई मैसेज? खंभों पर, दीवारों पर पोस्टर्स लगे हुए मिले। पोस्टर्स पर वही सिकाडा की इमेज थी और एक क्यूआर कोड बना हुआ था। पोस्टर्स अलग-अलग देशों में? ये कितना बड़ा ऑपरेशन रहा होगा। इसके लिए कितने रिसोर्सेज, कितनी प्लानिंग और कितने लोग लगे होंगे। ये किसी एक आदमी का काम तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सही में, ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज लग रहा था। काफी रिसोर्सेज थे उनके पास। सही में। और उन क्यूआर कोड्स में क्या था? अगला क्लू। हाँ, क्यूआर कोड स्कैन करने पर 2 नए बुक साइफर्स के क्लूज मिले। एक विलियम गिब्सन की किताब अग्रिपा, अ बुक ऑफ द डेड से जुड़ा था, और दूसरा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 11th एडिशन के वॉल्यूम 6 से। 2 और बुक साइफर्स। लेकिन साथ में एक वार्निंग भी थी, यू शेयर्ड टू मच टू दिस पॉइंट, वी वांट द बेस्ट नॉट द फॉलोअर्स। मतलब उन्हें पसंद नहीं आया कि लोग मिलके सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सिकाडा ग्रुप को यह पसंद नहीं आ रहा था। शायद वो इंडिविजुअल टैलेंट ढूंढ रहे थे, ना कि टीम वर्क। बाद में वेबसाइट पर कुछ नंबर्स डालने से भी पोस्टर्स की इमेजेस मिलने लगी, शायद उन लोगों के लिए जो फिजिकली उन लोकेशंस पर नहीं जा सकते थे। फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। तो 2 बुक साइफर्स सॉल्व करने थे। अग्रिपा वाले से क्या मिला? अग्रिपा वाले बुक साइफर को सॉल्व करने पर मिला एक टोर एड्रेस, SQ6WMGV2ZCSRIX6T.onion। टोर एड्रेस मतलब डार्क वेब। पजल अब डार्क वेब में चला गया। हाँ, टोर नेटवर्क इंटरनेट का वो हिस्सा है जो अनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। वहाँ वेबसाइट्स .onion एक्सटेंशन से एंड होती है और उन्हें एक्सेस करने के लिए स्पेशल टोर ब्राउजर चाहिए होता है। अच्छा, तो उस टोर एड्रेस पर क्या मिला? उस टोर एड्रेस पर जाने पर सॉल्वर्स को आखिरी इंस्ट्रक्शन मिला पहले पजल का। एक नया एनोनिमस ईमेल एड्रेस बनाकर वहां सबमिट करना था। और बस यहाँ पहला पजल खत्म, इतना सब कुछ करने के बाद। हाँ, जो लोग ये सबसे पहले करने में कामयाब हुए वो पहले पजल के विनर्स माने गए, और इन्हीं में से एक थे मार्कस वेना, वो 15 साल के लड़के जिनका जिक्र हमने किया था। हाँ, मार्कस वेना। उन्होंने बाद में इसके बारे में बताया भी था ना? हाँ, उन्होंने वर्जीनिया टेक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इस एक्सपीरियंस के बारे में बताया भी था। सोचो, 15 साल की उम्र में इतना कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करना।
ट्रूली रिमार्केबल। कमाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, है ना? क्योंकि 2013 में एक और पजल आया। ये तो सीरीज थी। सही कहा। जो लोग टोर साइट पर ईमेल सबमिट करने में जल्दी कामयाब हुए थे, उन्हें सिकाडा की तरफ से एक ईमेल मिला और उस ईमेल से शुरू हुआ 2013 का दूसरा पजल। पहले से भी ज्यादा मुश्किल था क्या? हाँ, ये पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ईमेल में क्या था? एन्क्रिप्टेड मैसेज था और उसे एन्क्रिप्ट करने वाली पब्लिक की। बॉक्स एंड ट्रिक सोर्स के मुताबिक चैलेंज थी इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना। RSA एन्क्रिप्शन, ये तो सुना है, ऑनलाइन सिक्योरिटी में यूज होता है। बैंक्स वगैरह यूज करते हैं। इसे तोड़ना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। आरएसए को तोड़ने के लिए पब्लिक की एन वैल्यू को उसके दो बड़े प्राइम फैक्टर्स पी और क्यू में तोड़ना पड़ता है। इस केस में एन 112 डिजिट्स का था। 112 डिजिट्स? ये तो हाँ, इतने बड़े नंबर को फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए एमसीव या कैडो एनएफएस जैसे स्पेशलाइज्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया गया, जो आमतौर पर एकेडमिक रिसर्च या गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं। मतलब अब वो सीरियस क्रिप्टोग्राफिक स्किल्स टेस्ट कर रहे थे। डेफिनेटली, साफ इशारा था। तो जब वो नंबर फैक्टराइज हो गया, तब मैसेज डिक्रिप्ट हुआ। उसमें क्या निकला? हाँ, फैक्टर्स मिलने के बाद सीक्रेट एक्सपोनेंट डी कैलकुलेट किया गया और मैसेज डिक्रिप्ट हुआ। उसमें कुछ लाइंस थी, जैसे लेट द प्रीस्ट्स ऑफ द रेवन ऑफ डॉन, और एक मिडी फाइल का जिक्र था, एक म्यूजिकल पजल। म्यूजिक? पहले साइफर, स्टेगनोग्राफी, अब म्यूजिक? कितने अलग अलग फील्ड्स टच कर रहे थे ये लोग। क्रिएटिविटी तो थी उनमें। यही तो उनकी खासियत थी। वो मिडी फाइल एक म्यूजिकल क्रिप्टोग्राम थी। उसमें 2 ट्रैक्स थे, यानी 2 अलग अलग मैसेजेस छुपाए गए थे। म्यूजिकल क्रिप्टोग्राम ये कैसे काम करता है? हर ट्रैक में नोट्स की पिच यानी सुर और उनकी लेंथ यानी ड्यूरेशन के यूनिक कॉम्बिनेशंस थे। इन कॉम्बिनेशंस की कुल संख्या 26 से कम थी, जिससे हिंट मिला कि हर कॉम्बिनेशन एक अल्फाबेट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, पिच और लेंथ से लेटर बनाया। हाँ, इस मैपिंग को फिगर आउट करने के लिए पाइथन स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राम सॉल्विंग टेक्निक से टेक्स्ट डिकोड किया गया। ये तो सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। प्रोग्रामिंग, म्यूजिक थियरी, क्रिप्टोग्राफी, सब चाहिए था। और इसके बाद कॉनर टम्बलसन के नोट्स में पजल 2 के और भी हिस्से बताए गए हैं शायद। वो तो एक लिस्ट जैसी लग रही थी। हाँ, पजल 2 में इसके बाद कई और लेयर्स थी। बहुत सारे स्टेप्स थे, जैसे कुछ ट्वीट्स मिले जिनमें ऑफसेट और डेटा था। इस डेटा को एक ISO फाइल से निकाली गई 761 MP3 ऑडियो फाइल के साथ एक्सॉर करना पड़ा। ऑडियो फाइल के साथ एक्सॉर, ये क्या है? एक्सॉर एक बिट लेवल डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक है। तो यहाँ ऑडियो फाइल के रॉ डेटा को इस्तेमाल किया गया एक की तरह। ओके, ऑडियो फाइल का डेटा अजीब है। और क्या था? फिर एक इमेज मिली जिमेट्रिया प्राइमस नाम की। इसमें कुछ अजीब से रून्स बने थे, उनके करस्पॉन्डिंग इंग्लिश लेटर्स और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई थी। जिमेट्रिया एक एंशिएंट सिस्टम है जहां लेटर्स को नंबर्स असाइन किए जाते हैं। सिकादा ने अपना खुद का सिस्टम बनाया था। जिमेट्रिया प्राइमस, रून्स। ओके, इसका यूज हुआ था बाद में? हाँ, उस वक्त इसका यूज समझ नहीं आया, पर ये बाद में काम आनी थी। फिर एक और इमेज थी जो लगभग खाली दिखती थी, लेकिन उसके कोड में टैब्स और स्पेसेस का पैटर्न छुपा था। टैब्स और स्पेसेस, उसका क्या मतलब? ये वाइट स्पेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिंट था, जो सिर्फ स्पेसेस, टैब्स और लाइन ब्रेक्स यूज करती है प्रोग्रामिंग के लिए। उसे डिकोड करने पर ब्रेन फक का कोड मिला, एक और बहुत ही अजीब मिनिमलिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ब्रेन फक? नाम भी अजीब है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ऐसी। हाँ, बिल्कुल अनकन्वेंशनल। ब्रेन फक कोड को रन करने पर अगला ऑनियन एड्रेस मिला, miwp4mu2kwNFK.onion। देख रहे हो? अब वो प्रोग्रामिंग स्किल्स भी टेस्ट कर रहे थे, वो भी बिल्कुल अनकन्वेंशनल लैंग्वेजेस में। सही में? तो उस ओनियन एड्रेस पर क्या था अगला स्टेप? उस एड्रेस पर टेलनेट से कनेक्ट करना था। टेलनेट एक पुराना नेटवर्क प्रोटोकॉल है। वहां हेलो कमांड देने पर सर्वर ने एक और फाइल डंप कर दी। उस फाइल के अंदर से एक और ऑनियन एड्रेस मिला। एक और? हाँ, वहां एक सिंपल HTML पेज था जिस पर लिखा था पेशेंस इज अ वर्च्यू, कम बैक सून। मतलब फिर से इंतजार। पेशेंस तो टेस्ट कर रहे थे वो लोग। इंतजार के बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद पेज अपडेट हुआ। नया मैसेज था, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग यू नीड टू कंटिन्यू। समटाइम्स वन मस्ट नॉक ऑन द स्काई एंड लिसन टू द साउंड। ये एक ज़ेन कहावत है।
नॉक ऑन द स्काई, इसका क्या मतलब निकाला लोगों ने? नॉक से लोगों को पिंग कमांड का आइडिया लगाया। पिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो उस एड्रेस को पिंग किया, उससे क्या मिला? डेटा मिला। एग्जैक्टली जब उस अनियन एड्रेस को पिंग किया गया तो हर पिंग के रिस्पॉन्स पैकेट में थोड़ा थोड़ा डेटा आने लगा। धीरे धीरे ये डेटा जुड़कर एक फाइल बन गई और उस फाइल में था अगला अनियन एड्रेस pklmx2eh6fjt7zf.onion। कितना होशियार तरीका था डेटा ट्रांसफर करने का। स्टेल्थी। वाकई डेटा ट्रांसफर वाया पिंग कमाल है। और अब क्या ये पजल फिर से फिजिकल वर्ल्ड में गया जैसे पहले गया था? हाँ, इस नए अनियन एड्रेस से पता चला कि पजल 2 के भी फिजिकल पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस बार लोकेशंस थीं एनापोलिस, कोलंबस, डैलस, लिटिल रॉक, मॉस्को, ओकिनावा, पोर्टलैंड जैसे शहरों में। मॉस्को भी इंटरनेशनल हो गया फिर से। हाँ, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये सारी जगहें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के काफी पास थी। शायद पोस्टर्स लगाने वाले के लिए ट्रैवल आसान हो या इसका कोई और मतलब था। स्पेकुलेशन है बस। हो सकता है। और इन पोस्टर्स पर क्या था? फिर से क्यूआर कोड। इस बार पोस्टर पर एक नया फोन नंबर +1 719 428 3301 और एक एक्सेस कोड LM था। फोन करने पर एक ऑटोमेटेड सिस्टम ने ये कोड पूछा। LM, इसका क्या मतलब? कहाँ से मिलेगा ये कोड? यहां काम आई वो गेमोट्रिया प्राइमस इमेज, वो रून्स वाली। अच्छा, वो जो पहले मिली थी? हाँ, उसके हिसाब से L की वैल्यू 73 थी और N की 71। जब फोन पर 7371 एंटर किया गया तो पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया। कमाल, वो रून्स वाली इमेज अब काम आई। फोन पर क्या इंस्ट्रक्शंस मिले इस बार? फोन से अगले इंस्ट्रक्शंस मिले। एक डेटा सेट नंबर 13, एक ऑफसेट 12821 और कुछ डेटा। इस डेटा को शुरू में मिली ISO फाइल के डेटा सेट 13 के साथ दिए गए ऑफसेट से फिर से एक्सॉर करना था। फिर से एक्सॉर, और इससे क्या मिला? अगला ऑनियन एड्रेस। एक्सॉर करने के बाद जो डेटा मिला उसे शामिर सीक्रेट शेयरिंग स्कीम यानी SSS से प्रोसेस करना था। SSS एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जिसमें एक सीक्रेट को कई हिस्सों यानी शेयर्स में बांट दिया जाता है। अकेले कोई हिस्सा बेकार होता है, लेकिन जब जरूरी शेयर्स मिल जाते हैं तभी सीक्रेट रिकंस्ट्रक्ट होता है। एक और लेयर क्रिप्टोग्राफी की। हाँ, इससे मिला अगला ऑनियन एड्रेस P7M जॉब DG पग्रिक 67dfd.onion। ये स्टेप्स कितने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे सच में। और इस आखिरी ऑनियन एड्रेस पर क्या था? फाइनल स्टेज टेस्ट वगैरह। हाँ, ये पजल 2 का फाइनल ऑनलाइन स्टेज लग रहा था। इस एड्रेस पर एक ऑनलाइन टेस्ट था। 20 सवाल, जवाब देने के लिए सिर्फ 5 मिनट और कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं। 5 मिनट? कौन से सवाल थे? टेक्निकल? नहीं, सवाल भी बड़े अजीब थे, मॉजिक और फिलॉसफी बेस्ड। जैसे दो लोग झील के किनारे खड़े हैं, एक कहता है पानी में कितना सुंदर रिफ्लेक्शन है, दूसरा कहता है मुझे कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन पानी के अंदर मछलियां, पौधे और पत्थर बड़े दिलचस्प हैं। कौन झूठ बोल रहा है? ये कैसा सवाल है? या फिर आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, ट्रू फॉल्स इंडिटर्मिनेंट। ये तो IQ टेस्ट से ज्यादा फिलॉसफी टेस्ट लग रहा है। इसके बाद क्या हुआ? जो पास हुए उनका क्या? उन्हें कांटेक्ट किया गया? जो लोग ये टेस्ट 5 मिनट में पास कर गए उन्हें एक ईमेल मिला। उनके ब्राउजर में कुछ कुकीज सेट की गईं और उन्हें एक टेक्निकल टास्क दिया गया, एक TCP सर्वर बनाना जो एक स्पेसिफिक कस्टम प्रोटोकॉल पर रिस्पॉन्ड करे। इसकी डेडलाइन थी Feb 3, 2013। TCP सर्वर बनाना टेक्निकल टास्क आ गया आखिर में। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? टम्बलसन की नोट्स के मुताबिक ये पब्लिकली वेरीफाई नहीं हो पाया है। शायद यहां से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को प्राइवेटली कांटेक्ट किया गया, अंदर के सर्कल में ले लिया गया। तो 2 साल, 2 इतने लंबे कॉम्प्लेक्स पजल्स, और फिर 2014 में तीसरा भी आया। रुके नहीं ये लोग। हाँ, इंतजार लंबा नहीं था। जनवरी 6, 2014 को सिकेडा 301 का एक और PGP साइंड ट्वीट आया। हेलो, एपिफनी इज अपॉन यू, योर पिलग्रिमेज हैज बिगन, एनलाइटनमेंट अवेट्स, गुड लक 3301। तीसरे पजल की शुरुआत। इस बार क्या था? फिर से इमेज? ट्वीट के साथ एक इमेज थी, उस पर आउटगेस चलाने पर एक नया बुक कोड मिला। इस बार फॉर्मेट अलग था, पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड, लेटर। और ये PGP साइन था तो ऑथेंटिसिटी कंफर्म थी। ओके, एक और बुक कोड, फॉर्मेट अलग, और फिर एक और इमेज आई जो देखने में विलियम ब्लेक की पेंटिंग्स का कोलाज लग रही थी। इस पर आउटगेस से एक RSA इनक्रिप्टेड मैसेज मिला, साथ में पब्लिक की E और N भी दी गई थी। फिर से RSA,
इस बार कितना मुश्किल था RSA? पहले वाला तो 112 डिजिट्स का था। इस बार n की वैल्यू 130 डिजिट्स 430 बिट्स की थी, पहले वाले से भी बड़ी। कॉनर टम्बलसन ने अपने नोट्स में लिखा है कि 2019 के एक मॉडर्न लैपटॉप पर भी इसे फैक्टराइज करने में 7 घंटे 20 मिनट लगे। 7 घंटे सिर्फ फैक्टराइजेशन में? 2014 में तो और भी टाइम लगा होगा। उसके बाद क्या स्टेप्स थे? टम्बलसन के नोट्स में कुछ क्विक हिट्स का जिक्र है, क्या मतलब था उसका? हाँ, उनके नोट्स में आगे के स्टेप्स थोड़े शॉर्ट में हैं, जैसे डिक्रिप्ट करने पर एक बहुत ही बड़ा टेक्स्ट पेज मिला, लगभग 3.6 मिलियन कैरेक्टर्स। 3.6 मिलियन कैरेक्टर्स? हाँ, उसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया, जैसे XXD टूल से। फिर सारे बिट्स को रिवर्स फ्लिप किया गया एक पर्ल स्क्रिप्ट से। उस बाइनरी डेटा के अंदर JPEG फाइल के स्टार्टिंग सिग्नेचर, मैजिक वैल्यूज को डिटेक्ट किया गया बिनवॉक टूल से। ये सब करके क्या मिला? यहाँ टम्बलसन के स्लाइड्स अचानक खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाकी सोर्सेज जैसे रेडिट और बॉक्स एंड ट्रिक बताते हैं कि ये सब स्टेप्स आखिरकार एक चीज तक ले गए, लीबर प्राइमस। लीबर प्राइमस, लैटिन जैसा नाम है। फर्स्ट बुक, ये क्या है, कोई किताब? लीबर प्राइमस एक डिजिटल किताब है, लेकिन ये नॉर्मल किताब नहीं है। इसके पेजेस ज्योमेट्रिया प्राइमस वाले रून्स में इनक्रिप्टेड हैं। वही रून्स जो पजल 2 में मिले थे? हाँ, वही। और यही है सिकाडा 3301 पजल का वो हिस्सा जो आज तक 2024 में भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। सच में? अब तक अनसॉल्व्ड? हाँ, रेडिट पर लोग अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन 74 में से सिर्फ कुछ ही पेजेस, जैसे पेज 19, डिकोड हो पाए हैं। यह अभी एक बहुत बड़ा रहस्य है। मतलब तीसरा पजल अधूरा है और सिकाडा 3301 गायब हो गई। उसके बाद कुछ नहीं आया। ऐसा ही लगता है। लिबर प्रेमिस के बाद से कोई नया पजल नहीं आया। उनकी आखिरी वेरीफाइड कम्युनिकेशन अप्रैल 2017 में आई थी। एक PGP साइंड मैसेज, बिवेयर फॉल्स पाथ, ऑलवेज वेरीफाई PGP सिग्नेचर फ्रॉम 7A35090F। बस एक वार्निंग और फिर खामोशी। सिर्फ एक वार्निंग और फिर सन्नाटा। तो आखिर ये सिकाडा 3301 है कौन? इतनी मेहनत, इतनी कम्प्लेक्सिटी, इतने साल, क्या थ्योरीज है इसके पीछे? क्यों कर रहे थे ये सब? थ्योरीज तो बहुत है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये NSA, MI6 या CIA जैसी गवर्नमेंट एजेंसीज का रिक्रूटमेंट टेस्ट था, हाई लेवल क्रिप्टोग्राफर्स और एनालिस्ट ढूंढने के लिए। उनको बेस्ट माइंड चाहिए थी शायद। हो सकता है। कुछ इसे किसी सीक्रेट सोसाइटी जैसे इल्यूमिनाटी या किसी कल्ट से जोड़ते हैं। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑल्टरनेट रियलिटी गेम था। ARG जैसे गेम हो बस। हाँ, पर बहुत एडवांस लेवल का। या शायद कोई अनोनिमस हैकर ग्रुप, प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स, या बस कुछ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लोग जो दुनिया को चैलेंज करना चाहते थे मजे के लिए। मार्कस वैनर, जिन्होंने पहला पजल सॉल्व किया था, उनका क्या कहना था? उनके एक्सपीरियंस से क्या लगता है? वो तो अंदर तक गए थे शायद। वैनर ने कहा था कि वो इस पजल की टेक्निकल ब्रिलियंस और बनाने वालों की कैपेबिलिटी से इम्प्रेस होकर सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व करने के बाद उन्हें रोलिंग स्टोन मैगजीन ने फीचर किया। वो सिकाडा के एक इंटरनेट प्राइवेसी से जुड़े प्रोजेक्ट में भी शामिल हुए, जो बाद में बंद हो गया। प्राइवेसी प्रोजेक्ट तो शायद एक्टिविस्ट थे। पॉसिबल है। आजकल वो जीनोमिक्स रिसर्च में हैं, जहां वो क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। उनके अनुभव से ये कोई गेम कम एक सीरियस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ज्यादा लगता है। रेडिट पे भी काफी डिस्कशंस है इस पर। लोग क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट थियरी पे कुछ लोग डाउट करते हैं, क्योंकि पजल्स का नेचर ग्लोबल था, सिर्फ US या यूपी स्पेसिफिक नहीं। कोई एक देश क्यों करेगा ऐसा? पॉइंट है। कुछ ने इसकी तुलना वर्ल्ड वॉर 2 के ब्लेशली पार्क रिक्रूटमेंट से की, जहां क्रॉसवर्ड पजल्स सॉल्व करने वालों को कोड ब्रेकिंग के लिए चुना गया था। सॉफ्टवेयर कंपनी होने की पॉसिबिलिटी कम लगती है। पेलेंटियर जैसी डेटा एनालिसिस कंपनी या किसी यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट होने की थ्योरीज भी हैं। पेलेंटियर, इंटरेस्टिंग, लेकिन सब अजम्पशंस ही हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी लिबर प्राइमस है। जब तक वो सॉल्व नहीं होता, शायद हम कभी ना जान पाएं। और सिकाडा 3301 कहाँ है? क्या वो वापस आएंगे? कोई आइडिया? कुछ रेडिट यूजर्स का मानना है कि लिबर प्राइमस सॉल्व होने पर ही वो लौटेंगे। या एक वाइल्ड थ्योरी ये भी है कि वो सिकाडा के लाइफ साइकिल, जो 13 या 17 साल का होता है, के बाद लौटेंगे, यानी शायद 2027 से 2031 के बीच। 13-17 साल बाद? ये तो बहुत लंबा इंतजार है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब एक बहुत बड़ा इलैबोरेट प्रैंक या सोशल एक्सपेरिमेंट था? हाँ, ये थ्योरी भी आती है। कुछ लोग इओनेट नाम की एक मिस्टीरियस वेबसाइट का एग्जाम्पल देते हैं, जो बाद में एक सोशल एक्सपेरिमेंट निकली। और ये भी सोचते हैं कि जो लोग जीतने का दावा करते हैं वो इतने साल चुप क्यों हैं, मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं।
और इतना मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट करना किसी सीक्रेट ग्रुप के लिए रिस्की भी तो है। ये वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके खिलाफ सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है इस पजल की कॉम्प्लेक्सिटी और रिसोर्सेज। इतने साल तक इतने देशों में ऑपरेशन चलाना, इतने लेयर्स के पजल्स डिजाइन करना और पूरी एनोनिमिटी मेंटेन करना, ये सिर्फ एक प्रैंक के लिए कुछ ज्यादा ही लगता है। बहुत ज्यादा एफर्ट है प्रैंक के लिए। सही कहा। तो कुल मिलाकर सिकादा 3301 एक ऐसी पहेली है जैसा इंटरनेट ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्रिप्टोग्राफी के इतने अलग-अलग फॉर्म्स का यूज, प्रोग्रामिंग, स्टेगनोग्राफी, फिलॉसफी, म्यूजिक, आर्ट, सब कुछ था इसमें। हाँ, मल्टीपल डिसिप्लिन्स का फ्यूजन था ये। और ऑनलाइन शुरू होकर रियल वर्ल्ड में फैल जाना, ये इसे बहुत यूनिक बनाता है। और लिबरल प्राइमस का अब तक अनसुलझा होना, इस ग्रुप की असली पहचान और उनके असली मकसद का किसी को पता ना होना, ये इस मिस्ट्री को शायद हमेशा जिंदा रखेगा। एक मॉडर्न लेजेंड बन गया ये। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है हम सब के लिए। इंटरनेट के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में क्या सच्ची एनोनिमिटी, पूरी तरह गुमनाम रहना अब भी मुमकिन है, जैसे सिकाड़ा ने किया? बड़ा सवाल है। क्या सिकाड़ा 3310 जैसी कॉम्प्लेक्स पजल्स सिर्फ दिमाग की कसरत है, या इनका कोई गहरा मतलब है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? या शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि सिकाड़ा कौन है, बल्कि ये है कि दुनिया भर से इतने सारे इंटेलिजेंट लोग एक अनजान, न दिखने वाले गोल के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करने को क्यों तैयार थे। What drives people like that? ये भी एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल है इसका। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.